नमस्कार दोस्तों। जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का विषय हमारा थोड़ा सा अलग है। मैं काफ़ी लंबे समय से इसके ऊपर थोड़ा सा सोच रहा था कि भाई, जैसे कि कोरोना जब से आया है तो बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और वो डीमोटिवेट भी हो गए हैं। इस कारण से थोड़ा सा उनको अब पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उसके कुछ विशेष कारण हैं दोस्तों। और अगर सच्चाई की बात करूं तो ये जो सिलसिला है ये अभी कोरोना ने ही जो है नहीं समस्या पैदा की है अकेली। अगर मैं एजुकेशन के ऊपर बात करूं या बच्चे के भविष्य के ऊपर बात करूं तो इसके साथ मुझे लगता है कि धीरे धीरे से खिलवाड़ जो है वो लंबे समय से होता आ रहा है दोस्तों। मैथ सब्जेक्ट हो, साइंस सब्जेक्ट हो या कोई भी विषय हो पढ़ने का, वो तो एक बहुत बाद की बात होती है दोस्तों। लेकिन सबसे पहले अगर किसी भी विद्यार्थी को या अगर हमारे घर में या हमारे पड़ोस में या फिर जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ पर अगर कोई बच्चा है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्चे को जिंदगी में करना क्या है, उसके जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उसको ये बात पहले ही क्लियर नहीं है। या ये कह लीजिए कि माँ बाप या फिर जो उसके शिक्षक हैं यानी टीचर हैं वो भी उनको इस बात से अवगत कराते ही नहीं हैं कि हालांकि वो अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये वैसे तो एक आम विषय लगता है, एक आम बात लगती है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे दोस्तों तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कहीं ना कहीं अगर विद्यार्थी डीमोटिवेट हो रहे हैं दोस्तों, और जो ये इस तरीके से जैसे कि सीबीएसई बोर्ड ने 12th वाले बच्चों को, 10वीं वाले बच्चों को प्रमोट कर दिया है कि वो आगे ऐसे क्या है बिना एग्जाम दिए पास हो सकते हैं दोस्तों। मानता हूँ इस बात को कि भाई अगर कोई पूरे देश के सामने एक समस्या आई है, अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई है तो उसके ऊपर पास अगर कर दिया गया है तो चलो कुछ सोच के ही क्या हो गया होगा। लेकिन दोस्तों मैं उस विषय पर बात कर ही नहीं रहा हूँ कि वो प्रमोट कर दिए गए हैं। मेन विषय मेरा ये है दोस्तों कि अगर बच्चे का मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है या साइंस समझ में नहीं आ रही है दोस्तों तो उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा ही होगा। कोई बोलता है कि मेरे को साइंस समझ में नहीं आती है, कोई बोलता है कि मुझे जो है मैथ समझ में नहीं आता है, कोई बोलता है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है ना दोस्तों। अब ये चीजें समझने के लिए पहले तो बच्चे को ये बात पता हो कि भाई मैं अगर पढ़ भी रहा हूं तो उसका विशेष कारण क्या है, क्यों पढ़ रहा हूं मैं। अगर दोस्तों अगर बच्चे को ये बात पता हो ना कि वो क्यों पढ़ रहा है तो दोस्तों तब उस बच्चे के पढ़ने में जो है इंटरेस्ट जो जिसको बोलते हैं हम उसको उसमें ध्यान लगाएगा दोस्तों, क्योंकि उसके पास एक कारण हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं एक बात बोलूं कि जैसे ही आपको प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास लगती है दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, आप पानी के लिए ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि प्यास जो अंदर से एक आग लगी ना आपके अंदर, एक ऐसी अर्ज पैदा हुई है, एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि मुझे पानी चाहिए, प्यास। तो अगर ऐसी ही प्यास अगर बच्चे के अंदर शिक्षा के लिए पैदा हो तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाएगी दोस्तों। इसके विशेष कारण से अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों सबसे बड़ी एजुकेशन तो बहुत बाद की बात है दोस्तों। हमारी सोसाइटी ने, हमारे पेरेंट्स ने कुछ हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया है कि जिंदगी में अगर गोल है तो बस कुछ नहीं है, एक जॉब लेना है, एक अच्छी सी जॉब लग जाओ और लाइफ सेट है। तो क्या दोस्तों एक इंसान का अपने घर में होने वाली समस्याएं जो हैं, अगर घर पे झगड़ा होता है तो क्या उसमें एक अच्छा डिसीजन ले पाए, उस झगड़े की समस्या, उस झगड़े के किस वजह से हुआ है, उस झगड़े को किस अच्छे तरीके से अगर सॉल्व किया जाए, उसका हल निकाला जाए, क्या ये एक बच्चे का दायित्व नहीं बनता है? क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है? क्या ये एक जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि आने वाली जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं हम उनको तर्कपूर्ण रूप से, उनका बिल्कुल लॉजिकल तरीके से उनको समझ पाएं और उनको सोल्व कर पाएं? क्या सिर्फ एक जॉब लेना ही जिंदगी का लक्ष्य है दोस्तों?
तो अगर मैं एक बात बताऊं, अगर किसी बच्चे को अपनी जिंदगी में ये बात क्लियर हो कि सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को, खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, इसलिए भी पढ़ना चाहिए। जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं वो किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी में, उसके व्यक्तित्व में, उसके खुद के व्यवहार में किस तरीके से वो चेंजमेंट लेके आएंगे, अगर ये बच्चे को पता हो तो निस्संदेह दोस्तों वो बच्चा उस सब्जेक्ट से, उस चीज में क्या है, इंटरेस्ट लेगा और समझेगा। और ये कारण सिर्फ एक बच्चे का नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें हम जो टीचर्स हैं या कोई पेरेंट्स है वो भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमने कभी उसको ये बात बताई ही नहीं कि भाई साइंस का रोल क्या है, और उसको व्यवहार तरीके से एक एग्जाम्पल के तौर पर नहीं बताया कभी कि देखो बेटा यहाँ पर ये चीजें इस्तेमाल हो रही है। बच्चा बस जाता है स्कूल में, वो किताब पढ़ के आता है, ये बात समझिए दोस्तों, पढ़ के आता है, समझ के नहीं आता है। अब अगर उसको अपनी जिंदगी में एजुकेशन का क्या रोल है, शिक्षा की क्या भूमिका है, अगर ये समझना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें उसके दिमाग में ये चीज बतानी पड़ेगी कि सिर्फ एक जिंदगी का लक्ष्य या एजुकेशन का जो रोल है वो जॉब दिलाने में नहीं है। जिंदगी में आने वाली हर समस्या को निपटने के लिए जो एक व्यक्ति का दिमाग होना चाहिए जिस तरीके का, उसको डेवलप करने में, उसको उस तरीके का बनाने में भी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। अगर मैं असल में बताऊं तो जिंदगी का वास्तविकता में अगर एजुकेशन का रोल है तो वही यही है। जॉब लेना तो एक पॉइंट है, एक जिंदगी का एक हिस्सा है दोस्तों, पूरी जिंदगी नहीं है। तो रोल ऑफ एजुकेशन अगर समझना है तो एक बात तो अगर बच्चों को ये बात क्लियर होगी कि वो एजुकेशन क्यों ले रहा है, उसके जीवन में क्या चीज है जो एजुकेशन के द्वारा इफेक्ट की जाती हैं, अगर ये बातें उसको क्लियर होती हैं दोस्तों, तो चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें वो इंटरेस्ट लेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं, अगर मैथ्स और साइंस को अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है, किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी विषय उसको समझना है, तो उसके कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीके होते हैं दोस्तों। अगर बच्चा उस तरीके से काम करता है तो वो निस्संदेह वो काम करता है, वो सब्जेक्ट समझ में आएगा ही आएगा। तो आइए दोस्तों उसको समझते हैं, वो क्या चीज होती है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैथमेटिक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है दोस्तों, तो दोस्तों चाहे कोई भी मैथ्स हो, चाहे छोटी क्लास का हो चाहे बड़ी क्लास का हो, तो दोस्तों ये बात है कि उसके जब तक किसी मैथमेटिक्स के अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, अगर आपको ये नहीं पता है कि जो मैथमेटिक्स आप पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके जो फॉर्मूला आ रहे हैं, अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है दोस्तों, तो आप मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज है बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो, जिसमें आपको ये पता हो कि ये फॉर्मूला क्या है या ये चीज क्या है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, क्या है। क्वेश्चन हमारे अंदर से एक क्वेश्चन तो आए पहले पढ़ने से पहले कि ये चीज है मैं क्यों कर रहा हूं और क्या इसका महत्व है, तो क्या है, कैसे है और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अगर ये चीजें हम बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करें तो उसके बाद सेकंड स्टेप बचता है दोस्तों उसकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, आपने जो पढ़ा है उसको अलग अलग क्वेश्चन को जो है उसकी उन क्वेश्चनों को लीजिए, उस तरह के प्रश्नों को समझिए और फिर उनको क्या है उस बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने समझा है उसको उसमें उतारिए और करके देखिए कि क्या ये फिट होता है कि नहीं होता है। प्रैक्टिकल में आप एक बात और समझिए, प्रैक्टिकल के अंदर जो है जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उस समय पर ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि मैथमेटिक्स की अगर प्रैक्टिस आपने छोड़ दी दोस्तों तो आपकी कैलकुलेशन धीमी हो जाएगी, लेकिन अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप नहीं भूल पाएंगे। एक बार पढ़ो और उसके बाद जो है सिर्फ क्या बचती है प्रैक्टिस करना दोस्तों। मैथमेटिक्स दो ही चीजों पर चलता है, बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस।
भाई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होती है ये, अगर इसके अंदर दोस्तों अगर आप माइंड कैलकुलेशन सीख लेते हैं। माइंड कैलकुलेशन क्या चीज है? अपने दिमाग में ही कुछ ऐसे चलती है, जैसे कि आप जब किसी दुकान पे जाते हैं और बोलते हैं कि 10 रुपए की चीज दे दीजिए और 100 रुपए देता है, तो आपके दिमाग ही में ये चलता है कि वो कितने पैसे देगा वापस में, ऐसा ही होता है ना। तो ये माइंड कैलकुलेशन जब आप क्वेश्चन करते हुए अगर कुछ आपकी चलेंगी, तो बहुत सारे जो आप लिखते हैं ना, वो लिखने की बहुत सारी टर्म्स कुछ जगह जो है वो कम हो जाएंगी और आप डायरेक्टली उसको छोटे रूप में कर पाएंगे, शॉर्ट टाइम में कर पाएंगे। उसी को शॉर्ट ट्रिक बोल रहे हैं। तो एक तो माइंड कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में जो है वो थोड़ी सी महत्व हो जाती है, लेकिन उससे पहले तो आप प्रैक्टिस ही करेंगे उसको अच्छे तरीके से, बहुत सारे उस तरह की क्वेश्चंस करें। अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट का अगर बेसिकली बताऊं ना, अगर जब तक आपके उसके कभी क्या नहीं हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक टर्म, बेसिक फॉर्मूले किस तरीके से बना है, कहां कहां इस्तेमाल होगा, अगर ये बातें क्लियर नहीं होंगी तो उस समय कोई भी विषय हो आप उसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे दोस्तों। अब साइंस को लीजिए, साइंस की भी वही बात है दोस्तों कि उसके भी क्या होने चाहिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर उसके क्लियर होंगे दोस्तों, तो अरे यार साइंस हो मैथ्स हो है तो हमारे आसपास की चीजें ना, बस उनको एक फॉर्मूले में रख दिया गया है कि इस तरह की समस्याओं को इस चीज से आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई मैथ्स हो साइंस हो, अगर आप उसको बेसिक चीजों को समझ लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर जाती है और कुछ नहीं। साइंस में एक पढ़ते वक्त जो साइंस जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर एक चीज है वो चलती है दोस्तों, इमेजिनेशन। जैसे कि साइंस पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, अब इतने फॉर्मूले आते हैं, इतनी टर्म्स आती हैं, उनको एकदम से आदमी कैसे कहां देखे प्रैक्टिकल रूप में। अब किसी के अंदर से ये चल रहा है कि भाई इस तरीके से खाना जाता है, अब किसी का पेट चीर करके आप थोड़ी ये देखेंगे कि ये देखो ये गया खाना, तो वहां तो क्या काम आएगी दोस्तों, वहां इमेजिनेशन काम आएगी कि आपको ये सोचना होता है दिमाग में कि हाँ कुछ इस तरीके से हो रहा होगा, दिमाग में कुछ इस तरीके से हो रहा होगा सब्जेक्ट में, ये जो घटना हो रही है जो हम साइंस में पढ़ रहे हैं ये कुछ इस तरीके से हो रही है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो फिजिक्स वगैरह की होती हैं, कुछ केमिस्ट्री की होती हैं, बायोलॉजी की भी कुछ होती हैं, जिसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करते हैं ना क्लास में, आपका प्रैक्टिकल लिखवाते हैं। और स्कूलों की एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि उन्होंने बच्चों को जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते हैं। साइंस की अगर कोई प्रैक्टिकल है उसको बनवा देते हैं, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है समझने में भी, बच्चे इसको अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल का ये रोल भी प्ले करता है। अब दोस्तों साइंस जो है मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और उसके पढ़ते टाइम जो है आप इमेजिनेशन रखिए, इमेजिन करते रहिए। मैथ्स में क्या करता है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर कीजिए लेकिन उसकी क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब दोस्तों इंग्लिश की अगर बात करूं, इंग्लिश हो या हिंदी हो, देखो ये तो एक लैंग्वेज है दोस्तों, ये भाषा है। और एक बात आपने नोट की होगी, किसी भाषा के लिए है ना दोस्तों, किसी भी भाषा के लिए एक लाइन बोली जाती है कि इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश देन फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम अ किड। अगर आप इंग्लिश को समझना चाहते हैं, ये हमारे हिंदुओं के लिए बात होती है कि अगर इंग्लिश को आप समझना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक बच्चे बनिए। जिस तरीके से बच्चे को ये नहीं पता होता है कि पापा कैसे लिखते हैं, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा होता है तभी सीख जाता है उस चीज को। आप उसको सिखाते हैं कि बोलो पापा, बेटा बोलो इसको पापा बोलो, तो अब वो उसको इमिटेट कर रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है, इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, वो जो वो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है दोस्तों। तो लैंग्वेज जो है इंग्लिश और हिंदी हो, अगर उसको बोलना सीखना है, दो तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज होती है, एक फॉर्मल होती है, एक अनफॉर्मल होती है। जो आप लगभग घर पे इस्तेमाल करते हैं या अपने व्यवहार में लेके आते हैं, वो जनरली क्या होती हैं, अनफॉर्मल लैंग्वेज होती हैं। लेकिन जो आप ऑफिस वगैरह में जो लिखते हैं,
ग्रामर वगैरह पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं दोस्तों, तो उसको अगर आप उस तरीके से बातचीत करेंगे तो वो फिर वो फॉर्मल लैंग्वेज आ जाती है। तो दोस्तों एक लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो इमिटेशन होनी चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर इंग्लिश या हिंदी की अगर आपको फॉर्मल लैंग्वेज सीखनी है तो उस समय उसके जो उस लैंग्वेज के अंदर जो बेसिक रूल आ रहे हैं, जिसको आप ग्रामर के अंदर पढ़ते हैं ना, बेसिक रूल्स, उन बेसिक रूल्स को समझें ताकि आप एक भाषा को एक व्यवस्थित ढंग से बोल सकें, एक सिस्टमेटिक तरीके से बोल सकें। ये इंग्लिश या हिंदी की बात होती है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में, जिसको आप सोशल साइंस बोलते हैं, वो है तो किसका पार्ट दोस्तों? साइंस का ही तो पार्ट है, जिसके पीछे जब सोशल साइंस आ गया, अगर सोशल का मतलब अगर बताऊं तो सामाजिक हो गया। अब आपके व्यवहार की बात आ रही है यहाँ पे। आप देखते हैं कि सरकार ने ये चीजें, पैसे इतने दे दिए हैं भाई कोविड-19 में, मोदी जी ने ये कर दिया है, वहां पर ये चुनाव है। तो अगर ये चीजें जो आपके आसपास घटना हो रही है, अगर इन चीजों को आपको समझना है तो आप क्या पढ़ते हैं दोस्तों? सोशल साइंस पढ़ते हैं। वहां पर आप क्या करते हैं, एक सोशल जो साइंस है उसकी जो सोशल टर्म्स होती हैं, किस तरीके से ये घटनाएं होती हैं, उसकी आप क्या करते हैं, उसके भी क्या करते हैं दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फिर उसको अपने आसपास की घटनाओं से क्या करते हैं, रिलेट करके देखते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, मोदी जी क्या है भाई, अगर ये विवाद हो गया, ये केस हो गया, ये पुलिस है, लॉ है, ये ऑर्डर है, ये आईपीएस है, ये आईएएस, इन सारी चीजों को अगर आप एक व्यवस्थित तरीके से समझना चाहते हैं तो किसका पार्ट बन जाएगा भाई? वो सोशल साइंस का पार्ट बन जाएगा। आप ये समझेंगे उसके अंदर कि कौन आदमी क्या कार्य करता है, किस तरीके से गवर्नमेंट चलती है। और नौकरी की देखो, एजुकेशन की कितनी गजब बात है दोस्तों, कि जिस बेसिक एजुकेशन की गवर्नमेंट मांग करती है, जिस तरीके के उसको कर्मचारी चाहिए है ना, वैसी एजुकेशन हमको मिलती ही नहीं है। ये सबसे फेलियर ऑफ एजुकेशन बोलूंगा मैं हमारे सरकारी स्कूलों का, या प्राइवेट स्कूल भी है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार सोचिएगा इसके बारे में कि अगर जिस लेवल की या जिस स्तर की मांग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की जाती है, जिस तरीके की प्रतियोगिता अगर एग्जाम्स के लिए होती है, अगर वैसे ही क्वेश्चंस क्या स्कूलों में नहीं करवाए जा सकते? क्या जब आप चैप्टर, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो बीच में मैं आपको ये बता देता हूं कि दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरीके से वहां पर आया है, इस एग्जाम में पूछा गया है, तो क्या जब एक टीचर क्लास में एक चैप्टर को पढ़ा रहा है तो क्या वहां पर वो ये नहीं बता सकता कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये वहां पर भी पूछा गया है और ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, या एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? क्या ये उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? दोस्तों, एक टीचर को एक पथ प्रदर्शक के नाम पे के लिए रूप में रखा गया है कि बच्चा अगर कहीं उसको कामयाब होना चाहता है और वो चाहता है कि यहाँ जाना है, तो एक जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर के कृष्ण थे, सही गलत क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एक टीचर होता था दोस्तों। तो क्या एक बच्चा जो एक माँ बाप जो है अपने बच्चे को आपके सामने सौंपता है, तो क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि आप उसका एजुकेशन जो दे रहे हैं उसका ये भी बताएं कि आगे चले किस तरीके से इंपॉर्टेंट है? ये सारे विषय दोस्तों, इन चीजों पर सोचता हूं तो एक समस्या सामने आती है। तो उस समस्या का थोड़ा सा कोशिश की है कि बच्चों को हेल्प हो पाए। कहीं ये बात अगर कोई टीचर सुन रहा हो तो अगर उसको ये बात कड़वी लग रही है दोस्तों, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वाकई में कड़वी है, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। तो अगर इस समाज को अगर आपने और आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हमें बेसिक चीज पर काम करना ही होगा। ऐसा क्यों है कि आईएएस, जो कि भारत का सबसे प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा एग्जाम होता है दोस्तों, तो उस एग्जाम में भी 6ठी से 10वीं 12वीं तक के
जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो हमारे बच्चों को क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना। तो उस चीज़ पे काम कैसे किया जाए, इस चीज़ के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बच्चे अपना लक्ष्य तय करें और वो लक्ष्य सिर्फ जॉब पाना ही नहीं, एक अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने जीवन से रिलेटेड अगर कोई समस्या आती है, उस चीज़ को, उस समस्या को किस तरीके से एक बेटर वे में हल किया जाए, ये भी एक एजुकेशन का रोल है। ये बच्चों को समझ में आना चाहिए और इस वजह से शायद उसको पढ़ना भी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने अपने चैनल का नाम जीपी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग इसी वजह से रखा था दोस्तों, ताकि मैं जो बच्चे भी किसी भी कारण से अगर अपने क्लास से या पीछे की क्लासेस छूट चुकी हैं, तो उनको बेसिक सी चीज़ कैसे प्राप्त हो, जिसकी एग्जाम्स में या जीवन में मांग है दोस्तों, उसके बिना काम नहीं चलता। तो कोशिश ये है कि मेरे चैनल पर मैं ऐसी चीज़ें डालूं जो आपके स्कूल लेवल की भी हों और साथ में थोड़ी से जीवन लेवल की भी हों, थोड़े से लाइफ से रिलेटेड भी हों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात से आप सहमत हैं कि हाँ, कि कहीं ना कहीं आप सच बोल रहे हैं और इसको थोड़ा सा चेंजमेंट किया भी जाना चाहिए जितना हो सकता है, तो दोस्तों मैं और चीज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये हाथ जोड़ के विनती जरूर करता हूँ दोस्तों कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि किसी न किसी बच्चे को या किसी न किसी पेरेंट्स को जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर, उसको इस चीज़ का फायदा मिल सके दोस्तों। हर बच्चे को, हर माता पिता को। और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन जो बाकी हैं, जो इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद, तो उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए, तो शायद इस देश का जो है भविष्य और उज्जवल हो सकता है और बच्चे अच्छे निकल के आ सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों आज का विषय यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आशा है कि मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। नमस्कार दोस्तों।